तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्लास जहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। अब प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि उस पर्टिकुलर क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया है। देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन एक ग्राफिक्स क्लास क्रिएट की है। इस क्लास में मैंने एक सिंपली इसके पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है। अगेन प्योर कीवर्ड तो हमें कहीं ऐड करना नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन को अगर हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें इक्वल करके 0 मेंशन करना होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्लास की, तो ये ग्राफिक्स क्लास तो क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब ऐसे ही अगर हम लाइन क्लास की बात करें, ठीक है, तो मैंने लाइन क्लास जो क्रिएट की है उसको सिंपली लाइन क्लास को मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स क्लास का चाइल्ड क्लास जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर यहाँ पर हम देखें तो मैंने देखिए लाइन क्लास में आपको बताया था कि जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वहां पर उनमें आपके पास में क्या होना जरूरी है, जो भी आपके पेरेंट क्लास के वर्चुअल फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, तो भी मैंने बताया था कि अगर आप ऐसा ना करें तो क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैंने ये तो बता दिया कि हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन मैंने ये भी समझाया था कि हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी है तो एक ऑब्जेक्ट ही, लेकिन वो पॉसिबल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में। तो मैं अगर लाइन क्लास में इस पर्टिकुलर प्योर वर्चुअल फंक्शन का अगर इसको रीडिफाइन ना करूं, यानी कि इसकी मेथड ओवरराइडिंग ना करूं, ठीक है, पेरेंट क्लास के सेक्शन को तो हमने स्किप कर दिया है यहाँ पे कि शो फंक्शन में क्या आना चाहिए, लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास में भी स्किप कर दें तो पॉसिबल है कि हम इसको स्किप कर दें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन को कमेंट बना रखा है, तो सीधा सा मतलब है कि ये तो एग्जीक्यूट होने से रहा। अब मैंने क्या किया, वापस से एक सर्कल क्लास क्रिएट की और इस सर्कल क्लास को मैंने अगेन ग्राफिक्स क्लास की क्या की है, चाइल्ड क्लास की तरह क्रिएट किया है। ठीक है, अब अगेन इसके इम्प्लीमेंटेशन में देखें, इसकी कोडिंग में देखें, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पेरेंट क्लास का जो प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया है पेरेंट क्लास में, उसको यहाँ पे ओवरराइड किया है, मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म की है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब रहा कि हम यहाँ पे इस फंक्शन की कोडिंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका एड्रेस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में असाइन करेंगे, तो डेफिनेटली इसी क्लास का जो शो फंक्शन है पहले वो कॉल होगा, यानी कि पहले उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैंने शो किया है आपको। ग्राफिक्स क्लास के केस में अगेन शो फंक्शन को ओवरराइड किया, सिंपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि शो ऑफ सर्कल क्लास कॉल्ड। अब तीन अलग अलग क्लासेस हैं, ग्राफिक्स पेरेंट क्लास है, लाइन और सर्कल चाइल्ड क्लासेस बनाए थे मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं बात करूँ मेन की, तो मेन में यहाँ पर क्या मेंशन किया है, मैंने ग्राफिक्स क्लास का यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स लेके क्रिएट किए, एक तो P1 नाम से और एक PR पॉइंटर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने समझाया था ऑब्जेक्ट तो हम सिंपल क्रिएट नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली आपको एरर शो करेगा। ठीक है, लेकिन हम इसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और अब अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को सिंपली लाइन क्लास का एड्रेस जब यहाँ पर असाइन होगा, हम तो क्या असाइन करेंगे, जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या होगा, लाइन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस पीआर में असाइन होता है, ऐसा हमने समझा। लेकिन क्योंकि लाइन क्लास में हमने शो फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया, होना जरूरी था, लेकिन हमने किया ही नहीं, तो यहाँ पर एरर तो नहीं है कोई भी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हमने शो फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया तो अब हम इस स्टेटमेंट को भी नहीं लिख सकते, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते उसके, ठीक है। इस स्टेटमेंट से कंस्ट्रक्टर कॉल होना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है और उस ब्लॉक का एड्रेस पीआर में असाइन होना है, लेकिन अब इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि हम लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी मेथड से। पॉइंटर ऑब्जेक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। अब इस केस में मैंने इन दोनों लाइन को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है, अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली एरर आएगी। और अब अगर हम बात करें सर्किल क्लास की, तो उसके ऑब्जेक्ट को तो हम डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शो फंक्शन को हमने, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन था प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको यहाँ पे ओवरराइड किया है, मतलब कि रीडिफाइन किया, वापस से लिखा है उसकी कोडिंग। पेरेंट क्लास में तो हमने उसको स्किप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन जरूर किया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब सर्किल क्लास का एक ब्लॉक बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा एग्जीक्यूशन टाइम पर, उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस जो है, नॉट रेफरेंस बट एड्रेस जो है वो पीआर में असाइन हो जाएगा। और जब पीआर के साथ में शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली सर्किल क्लास का ही शो फंक्शन कॉल होगा। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हम प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन के साथ भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि शो ऑफ सर्किल क्लास कॉल्ड, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट विजिबल होगा। यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिगार्डिंग अभी हमने प्रोग्राम भी समझा ही था, ठीक है। तो इसका वही थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैंने मेंशन किया है, जो कि हम एक बार समझ चुके हैं। देन अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक तो ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बस दो छोटे से पॉइंट्स है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर एरे। सिंपल पॉइंटर हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पॉइंटर क्या होता है, क्यों यूज करना है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पॉइंटर की एरे, तो पॉइंटर की भी तो एरे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंटर सिंपल एक पॉइंटर को एक ब्लॉक का एड्रेस जरूर असाइन किया है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जरूर असाइन किया है, लेकिन पॉइंटर की भी तो एरे बन सकती है, ठीक है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है। अब पॉइंटर की एरे मतलब हर एक इंडेक्स पर क्या है, एक पॉइंटर जो है वो काम कर रहा होगा, और हर एक इंडेक्स पर किसी न किसी वेरिएबल के एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया कि एक पॉइंटर हमने सिंपल एरे के तौर पर क्रिएट किया है। तो जैसे सिंपल एरे क्रिएट की थी हमने, उस एरे में हम अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन उसका टाइप एक ही होना चाहिए। अगर इंटीजर एरे बना रहे हो तो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर एरे की बात करूँ तो पॉइंटर जो है वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, और उसमें हम अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग क्या कर सकते हैं, जो डेटा सॉरी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को, उनके एड्रेसेस को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो सिंपल मैंने तीन वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तीनों में कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन की है, यानी कि इनिशियलाइज किए डिक्लेरेशन के टाइम पर ही अगर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को किसी न किसी वैल्यू से वैल्यू असाइन कर देते हैं, उस टर्म को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ऐसा समझाया था मैंने। देन अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली क्या करती हूँ, मेंशन करती हूँ यहाँ पर पॉइंटर एरे, तो देखें इसको लिखने का तरीका क्या है। आपको लिखना होगा पॉइंटर का नाम, देन कितने पॉइंटर्स की एरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एज लाइक नॉर्मल एरे, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंटर है वो यहाँ पर अब अलग अलग इंडेक्सेस पर टोटल 3 जो पॉइंटर्स हैं उनको होल्ड करेगा, यानी कि हर एक अलग अलग इंडेक्स पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं
किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का एड्रेस। क्यों? क्योंकि पॉइंटर तो हमेशा क्या स्टोर करता है? एड्रेस। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखें, तो ये पॉइंटर एरे क्रिएट कर दी 3 पॉइंटर्स की, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंटर जो है वो इस पर्टिकुलर एरे के साथ बाइंड अप है, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा सिंटैक्स भी देखा था। पॉइंटर तो एक ही था, उसको हम किसी ब्लॉक का एड्रेस असाइन करते थे, ठीक है। जिस टाइप का पॉइंटर था, हमने उसी टाइप के ब्लॉक का क्या किया था, पॉइंटर को एड्रेस असाइन करवाया, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी होती थी, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डायनेमिक मेमोरी के केस में, ठीक है। और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में, कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में भी इसको रिपीट किया था, इसको रिवाइज किया था एक तरीके से। देन अब क्योंकि 3 पॉइंटर्स हैं, तो क्योंकि अपने आप में एरे है, तो एरे तो हमें पता है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है? ये एरे का एक तरीके से क्या है, रूल है। स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो तो 0 होगा, जितना साइज यहाँ पे मेंशन है उससे एक कम तक एंडिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। तो 0 to 2 जो है टोटल इंडेक्सेस होंगे हमारे पास में, और इन्हीं इंडेक्सेस पर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? अलग अलग वेरिएबल के एड्रेस, ठीक है। अब जिस तरह का पॉइंटर है उसी तरह के वेरिएबल के एड्रेस हमें स्टोर करने होंगे। तो आप देखें यहाँ पर सिंपल, अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 इंडेक्स पर अलग अलग इन वेरिएबल्स का, मतलब डेटा टाइप तो उनका एक ही है, इंटीजर, उनकी वैल्यू को स्टोर किया। तो यहाँ मैं यूं कहूँ कि मैंने अलग अलग वैल्यूज का यहाँ पे एड्रेस जो है वो स्टोर करवाया है इन पॉइंटर्स में। तो अगेन वी हैव 0 इंडेक्स, उस पर मैंने a जो वेरिएबल है उसका एड्रेस असाइन करवाया है, ठीक है। 1 इंडेक्स पर मैंने b वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया है, और 2 इंडेक्स पर मैंने c वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाया है। पॉइंटर तो डेफिनेटली एड्रेस ही स्टोर करेगा। देन अगर मैं बात करूं कि इन तीनों वेरिएबल्स की, ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स भी हमारे पास में क्या होंगे, अलग अलग लोकेशन पे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पॉइंटर एरे है तो वो तो किसी एक लोकेशन पर ही एग्जिस्ट करेगा। एरे का यही तो हमारे पास में रोल था, हमने देखा भी था, ठीक है, क्योंकि एरे हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। तो इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 0, 1 और 2 जो है वो 3 इंडेक्सेस रहेंगे, ठीक है। देन इस 0 इंडेक्स पर a का एड्रेस है, लेट्स से 100, b का एड्रेस हम मान लेते हैं 200, और यहाँ पर जो हमारे पास में c वाला जो वेरिएबल है उसका एड्रेस भी स्टोर होगा, तो उसको हम 300 से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों लोकेशन भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास में a लोकेशन, ऐसे ही यहाँ पर b लोकेशन, ठीक है, और ऐसे ही c लोकेशन, c वेरिएबल की लोकेशन, यहाँ पर वैल्यू है 10, ठीक है, और एड्रेस जो है वो कितना है 100। ऐसे ही यहाँ पर ये वेरिएबल a है, और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये वेरिएबल b है, तो इसके अंदर ही मेंशन कर देते हैं कि वैल्यू जो है वो कितनी है 20, और देन c जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है कितनी 30। इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग एड्रेसेस हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है। तो अब इन पॉइंटर्स में क्या है, इन एड्रेसेस का मतलब इन एड्रेसेस को यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये देखें इधर, और यहाँ पर सिंपली इस प्लेस पर ये एड्रेस हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये है आपके पास में 100 एड्रेस, ये है 200 और ये है 300 एड्रेस। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो अब इन एड्रेसेस पर जो भी वैल्यू है, ठीक है, हमें क्या करवाना है, उनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये कुछ एरो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो इस केस में, इस तरीके से को रोटेट करके आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन एड्रेसेस पे जो अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, उनको हमें शो करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लूप चला के हम इसको
डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो सिंपल क्या कंसेप्ट है, वैल्यू एट ऑपरेटर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सबसे पहले तो पॉइंटर एरे, यानी कि हर एक इंडेक्स की अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये लिखती तो क्या होता, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या है, ठीक है, हमें ये थोड़ी ना मेंशन करना है, हमें तो क्या करना है, पर्टिकुलर जो इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को, इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू एट लिखना होगा। हमें 100 वैल्यू चाहिए होती तो हम p ऑफ i जरूर लिखते, लेकिन हमें 100 वैल्यू जहां पर भी एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 से लेकर जो 2 इंडेक्सेस हैं वहां तक लूप चलेगा, 0 इंडेक्स, ठीक है, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, ठीक है। और हर एक इंडेक्स पर जो भी एड्रेस होगा वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो सीधा सा मतलब क्या रहेगा, 10, 20 और 30 जो है वो रिजल्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से पॉइंटर की एरे जो है वो यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये कंसेप्ट हमने नॉर्मल डेटा टाइप के साथ में देखा है, मतलब नॉर्मल का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, उनके साथ में हमने पॉइंटर एरे का कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे ही हम क्लासेस के साथ भी इसको यूज में लेकर आ सकते हैं कि एक पॉइंटर जो है वो पॉइंटर एरे है और उसमें हम अलग अलग क्लासेस के एड्रेसेस को क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है, कि एरे ऑफ पॉइंटर तो है ही, पहले भी हमारे पास पॉइंटर एरे थी, अभी भी पॉइंटर एरे है, ठीक है। लेकिन इस बार जो एरे है वो पॉइंटर्स हैं जो एग्जैक्टली वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास में एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि पॉइंटर्स की एरे प्लस वो पॉइंटर्स किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सिंपल, अगर मैं बात करूं इस ग्राफिक्स क्लास की, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे वैसे ही मैंने यहाँ पर भी ग्राफिक्स क्लास को क्रिएट किया है, ठीक है। और इस ग्राफिक्स क्लास में मैंने क्या किया है, सिंपल एक वर्चुअल फंक्शन अगेन क्रिएट कर दिया। वर्चुअल का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसी को ही यहाँ पर मैंने वापस से डिफाइन किया है, ठीक है। तो ग्राफिक्स क्लास क्रिएट की, उसमें वापस से एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहो तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन यूज में लेकर आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन ही यूज करो। देन मैंने लाइन क्लास क्रिएट की है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में भी देखा था, उसी को ही मैंने यहाँ पर एज इट इज प्लेस किया है, ताकि हम सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दें, ठीक है। प्रोग्राम क्या है वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उसको समझना मेन हमारा मोटिवेशन यहाँ पे मतलब मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है हमारा यहाँ पे समझने का कि पॉइंटर जो है उनके ऑब्जेक्ट्स की एरे कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने अगेन लाइन क्लास का यहाँ पे शो फंक्शन क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन था तो मैंने बताया था कि आप इसको क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। तो एक लाइन की कोडिंग मैंने मेंशन की है कि लाइन क्लास का जो शो फंक्शन है वो कॉल हुआ। लाइकवाइज मैंने सर्कल क्लास में भी क्या किया है, शो फंक्शन क्रिएट किया है। और लाइन और सर्कल दोनों क्लासेस को मैंने ग्राफिक्स क्लास का सिंपली क्या क्रिएट किया है, चाइल्ड क्रिएट किया है, ठीक है। ग्राफिक्स क्लास पेरेंट क्लास है और उनका चाइल्ड कौन है, लाइन और सर्कल क्लास। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास की, तो वैसे ही मैंने रेक्टेंगल क्लास को भी ग्राफिक्स क्लास का क्या क्रिएट किया है, किस तरीके से क्रिएट किया है मैंने ग्राफिक्स क्लास के साथ में इसको मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास को पेरेंट बनाया है और रेक्टेंगल क्लास को अगेन चाइल्ड बना दिया, ठीक है। अब देखें शो फंक्शन इंप्लीमेंट किया है वापस से, तो शो कॉल्ड ऑफ रेक्टेंगल क्लास ये स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो यानी कि तीनों क्लासेस में जो तीनों चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें शो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है,
प्लस तीनों क्लासेस के शो फंक्शन में मैंने यही स्टेटमेंट मेंशन किया है कि जिस जो क्लास का नाम है उसी का ही शो फंक्शन कॉल हुआ है। अब अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, ठीक है, तो एरे के कंसेप्ट को पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे यहाँ पे यूज किया गया है वो देख लेते हैं। पहले हमने सिर्फ पेरेंट क्लास का एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था, लेकिन अब हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जो कंसेप्ट है उसका क्या कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, या मैं यूं कहूं कि मैंने ग्राफिक्स क्लास का एक पॉइंटर बना दिया। अब उसको भी मैंने क्या कर दिया, एक एरे के तौर पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये पेरेंट क्लास का क्या है, एक पॉइंटर है, और इसमें तीन अलग अलग इंडेक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्लस तीनों इंडेक्सेस पर क्या स्टोर होंगे, किसी ना किसी क्लास का एड्रेस, कोई ना कोई एड्रेस ही स्टोर होगा क्योंकि पॉइंटर है। ठीक है, तो अब एड्रेस किसका स्टोर हो सकता है, जो कि इस पर्टिकुलर क्लास की चाइल्ड क्लासेस हैं। ऐसी क्लासेस जो कि इससे रिलेटेड है, उन्हीं क्लास के एड्रेसेस को हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने लाइन क्लास का एड्रेस स्टोर किया है 0 इंडेक्स पर, सर्कल क्लास का एड्रेस स्टोर किया है 1 इंडेक्स पर, और 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर किया, रेक्टेंगल क्लास का एड्रेस। तो अलग अलग एड्रेसेस अलग अलग चाइल्ड्स के मैंने स्टोर कर दिए। ऐसा किसके साथ में पॉसिबल है, अगर हम एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट है हमारे पास में, अभी हमने पॉइंटर जो एरे क्रिएट की है उसमें अलग अलग चाइल्ड क्लासेस के एड्रेसेस को स्टोर करवाया है। ठीक है, अब उन अलग अलग एड्रेसेस पर हमें क्या करना है, जो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग लोकेशन पर जो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनके एड्रेसेस को स्टोर करवाने के बाद हम उन लोकेशन के फंक्शंस को भी अगर कॉल करना चाहें या डेटा मेंबर को यूज करना चाहें तो पॉइंटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस केस में क्या किया है, यहाँ पर लूप चलाया है 0 to 3। ठीक है, टोटल कितनी बार चलेगा, टोटल 3 बार चलेगा। मतलब सीधा सा मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पर 0 to हमारे पास में 2 इंडेक्स तक जो है वो लूप चलेगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 0 इंडेक्स पे क्या है, लाइन क्लास का एड्रेस, तो अगर हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली कौन सी क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा, लाइन क्लास का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पॉइंटर पेरेंट क्लास का है और उसमें जिस चाइल्ड का एड्रेस है उसी क्लास का शो फंक्शन यहाँ पे कॉल होना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा क्योंकि 0 इंडेक्स पर लाइन क्लास का एड्रेस है। देन 1 इंडेक्स पे सर्कल क्लास का एड्रेस है। वापस इसको अगर ब्लॉक के फॉर्म में देखें तो जैसा कि हमने अभी मैंने आपको ब्लॉक ड्रॉ करके बताया, वैसे ही कुछ यहाँ पर आप इस ब्लॉक को समझ सकते हैं कि वापस से 3 हमारे पास में एरे के इंडेक्सेस हैं 0। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 पर हमारे पास में लाइन क्लास का क्या है, एड्रेस स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर मैं लाइन मेंशन कर देती हूँ, और इसके बाद सर्कल है। देन हमारे पास में क्या है, लास्ट में हमारे पास में रेक्टेंगल क्लास। ठीक है, तो जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें जिस क्लास का एड्रेस स्टोर किया हुआ है उसी क्लास का क्या होगा, शो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, लाइन सर्कल और रेक्टेंगल भी इनके मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इन लोकेशन पे एड्रेसेस स्टोर किए हुए होंगे। ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा कि लाइन सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, मैं सिर्फ ये शो करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कोई एड्रेस रहेगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। इसका जो मेमोरी मैप है वो कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें सिंपली शो फंक्शन, क्योंकि पॉइंटर है तो पॉइंटर के साथ तो डेफिनेटली एरो ही यूज में आता है।
उस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करवाने के लिए, उस लोकेशन के वैल्यू को, जैसे अब यहाँ फंक्शन कॉल करना है तो क्लास का मेंबर है शो, कौन सी क्लास का, लाइन क्लास का। तो पॉइंटर के साथ में और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के तौर पर। शो फंक्शन कॉल होगा लाइन क्लास का, देन सर्कल, देन रेक्टेंगल क्लास का। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का अगर आउटपुट देखें तो देखें यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा कि शो ऑफ सबसे पहले लाइन क्लास कॉल्ड, देन सर्कल, देन रेक्टेंगल क्लास कॉल्ड। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पॉइंटर के साथ में और पॉइंटर के साथ में जो हमारे पास में क्लास के ऑब्जेक्ट्स का जो हम पॉइंटर देख रहे थे, मतलब जो डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन किया हुआ है। कांस्टेंट जो हमने पहले डिस्कस किया था सिर्फ उतना नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट। हमने पहले डिस्कस किया था कि हम एक कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं आता कांस्टेंट में, क्लासेस के साथ भी कांस्टेंट का जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे बाइंड होगी, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें कांस्टेंट बनाना होता है तो मैंने बताया था आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना होता है। टेस्ट में भी ये आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप कांस्टेंट कौन से कीवर्ड का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इसको हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। तो हम किसी भी डेटा टाइप के कांस्टेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, भले ही वो इंटीजर का कांस्टेंट हो, भले ही वो कैरेक्टर का कांस्टेंट हो, कैरेक्टर डेटा टाइप का कांस्टेंट हो, या भले ही वो कैरेक्टर एरे का क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट हो। ठीक है, इस तरह से सारे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, हमने कांस्टेंट का क्या एग्जांपल डिस्कस किया था, मैंने आपको ये समझाया था कि सिंपल अगर हम इंटीजर टाइप का एक कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है जो एक बार कांस्टेंट की तरह डिफाइन हो गया तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बस यही यहाँ पर फंक्शनैलिटी आगे आने वाले कांस्टेंट के टॉपिक से भी बाइंड अप होगी। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट टर्म को बाइंड किया है, कांस्टेंट टर्म को समझा है। लेकिन और कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट यूज में आ सकता है, आपके सिलेबस में भी डिफाइंड है। उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स को हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो कांस्टेंट टॉपिक है, जो कि हम सिंपल एक दो एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। यहाँ पर सिंपली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, और ऐसा कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्लस ये नॉर्मल वेरिएबल ना होकर एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू को डिक्लेरेशन टाइम पर आपको क्या करना होता है, असाइन करना होता है। क्योंकि असाइन नहीं करोगे तो यूज में क्या लेकर आओगे। ठीक है, गार्बेज वैल्यू को तो हम यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी। अब सिंपली क्योंकि हमने कांस्टेंट बनाया है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट को प्रिंट तो करवा सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो मैं अगर इस प्रोग्राम में यहाँ पर इस a कांस्टेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहूँ, लेट्स से मैंने a की वैल्यू को 60 से रिप्लेस कर दिया, तो स्टेटमेंट यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करेगा, एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है जबकि कांस्टेंट की चेंज नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम a की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो वैल्यू तो नॉर्मली डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ चेंज नहीं हो सकती है। यही मेन समझने का यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज की थी। तो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज की थी, 10, तो एज अ रिजल्ट a की वैल्यू 10 ही डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट
वेरिएबल की। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कांस्टेंट के और क्या-क्या रोल हो सकते हैं और क्या-क्या यूज हो सकता है, ठीक है? वो हम देखेंगे कुछ आगे आने वाले टॉपिक्स में। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ, तो कांस्टेंट हम किन-किन के साथ में यूज कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं कि डेफिनिटली हम वेरिएबल्स के साथ में तो यूज कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। पॉइंटर्स के साथ भी हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में ऐसा पॉइंटर भी पॉसिबल है जो कि क्या हो, कांस्टेंट। तो पॉइंटर एक बार हमने अगर उसमें किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया और पॉइंटर अगर कांस्टेंट बना दिया, तो डेफिनेटली पॉइंटर का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। पॉइंटर का एड्रेस मतलब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर हमने एक लोकेशन का एड्रेस असाइन कर दिया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसे ही फंक्शन आर्गुमेंट के केस में कैसे होगा कांस्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लास के डेटा मेंबर्स के साथ में भी कांस्टेंट पॉसिबल है, वो भी हम देखेंगे। क्लास में जो मेन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, वो कुछ यही है, पॉइंट नंबर 2, 3, ठीक है? और ऐसे ही क्लास के मेंबर फंक्शन के साथ में हम कांस्टेंट टॉपिक देखेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे कांस्टेंट बना सकते हैं, वो देखेंगे। डेटा मेंबर के साथ हम कांस्टेंट नहीं देखेंगे। तो अगर आगे डिस्कस करें, तो अभी हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का होगा। तो सीधा सा मतलब है कि क्लास में हमने जो फंक्शन बनाए, मेंबर फंक्शन का मतलब ही क्या है? ऐसे फंक्शन जो किसी न किसी क्लास का पार्ट है, उनको हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन होगा, तो क्या होगा? तो उसका क्या एडवांटेज है? वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये हम देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो देखें कांस्टेंट के केस में अगर हमने किसी भी क्लास के फंक्शन को ही कांस्टेंट बना दिया, तो मतलब फंक्शन तो कॉल होगा, लेकिन उसमें हम चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है? अब बात आती है कि फंक्शन के कोडिंग में हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन किसका मॉडिफिकेशन? ठीक है? और कांस्टेंट कीवर्ड लगाना कहाँ पर है, वो यहाँ पर आपको मेन समझने का रहेगा। क्योंकि वेरिएबल के केस में तो मैंने बताया था जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है। लेकिन फंक्शन के केस में थोड़ा-सा अलग सिंटैक्स रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पर कि मैंने एक सिंपल पिक्सेल नाम से क्लास क्रिएट की है, ठीक है? और यहाँ पर एक मेंबर जो है वो ए नाम से डिफाइन किया है। ठीक है? ऐसे ही इस पर्टिकुलर क्लास में डेफिनिटली एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है। ठीक है? आज की क्लास का लास्ट जो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, वो ये है कि अगर हमें किसी फंक्शन को कांस्टेंट बनाना है, तो ये इसका सिंटैक्स रहेगा। आपको कॉन्स्ट कीवर्ड उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन के लास्ट में लिखना होगा। बस इतना ही मेन समझना है। बाकी क्या चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, तो पूछ